Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं जीएस फोरम और मैं हूं विवेक मिश्रा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संसद यानी कि केंद्रीय विधायिका की बात करेंगे, लेकिन भारत की संसद को जानने के साथ साथ में हम ब्रिटेन और अमेरिका के संसद की अपने देश की संसद से तुलना करते हुए पढ़ेंगे ताकि और भी चीज़ें आपको पता हो सकें। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के आप बेसिकली जानते हैं कि सरकार के कुल 3 अंग पाए जाते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आता है विधायिका, दूसरे नंबर पर है कार्यपालिका और तीसरे नंबर पर आएगा न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के कुल 3 अंग होते हैं। अब इसके बाद जो हमको जानने की जरूरत है, हमारे जो देश की विधायिका है उस विधायिका का काम क्या होता है। इसका काम होता है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना ये किसका काम है? विधायिका का, लेजिस्लेचर का। और इस विधि को लागू करने का काम किसका होता है? ये काम होता है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का। और जो समीक्षा करने का दायित्व दिया गया है वो किसको दिया गया है? न्यायपालिका को। समीक्षा का काम कौन करता है? हमारे देश की न्यायपालिका करती है। यानी कि सरकार के जो कुल 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके 3 अलग अलग काम हैं। विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना और इस बात की समीक्षा करना कि क्या वो संविधान की मंशा के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। और अगर संविधान की मंशा के अनुसार वो विधि नहीं बनाई गई है तो न्यायपालिका के द्वारा उसको क्या करते हैं? इनवैलिड घोषित कर देते हैं और वो समाप्त हो जाता है। उस अधिनियम या कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अब जो केंद्र की विधायिका है, इस केंद्रीय विधायिका को हम क्या कहते हैं? हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो भारत में केंद्र की जो विधायिका है इसी को हम कहते हैं संसद। अब तो आपको पता हो गया होगा कि कानून का निर्माण कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। तो और इस अब आगे का स्टेप जो है कि इस संसद के कितने पार्ट होते हैं या किन किन चीजों से मिलकर हमारे देश की संसद का निर्माण होता है। तो हमारे देश की जो संसद है इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिल जाएंगे। एक पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं लोकसभा, दूसरे पार्ट में है राज्यसभा और तीसरे पार्ट में है राष्ट्रपति। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करें तो कार्यपालिका में भी आपके 2 पार्ट होते हैं। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरे पार्ट में होता है वास्तविक कार्यपालिका। एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका है ये हमारे देश के राष्ट्रपति में निहित होता है, राष्ट्रपति में निहित होगा। और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री सहित किसमें निहित होगी? मंत्री परिषद में। तो अगर आप देखें
तो नाम मात्र की कार्यपालिका अगर वर्तमान एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वो श्री रामनाथ कोविंद हैं, और अगर वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी सहित उनकी मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, वास्तविक कार्यपालिका होगी उसमें। अब आपको ये देखना है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीन ऐसे आयाम हैं जिनसे मिलकर हमारे देश की संसद का निर्माण होता है। संसद तीन लोगों से मिलकर बनी होती है, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। जो ये लोकसभा है इसको हम क्या कहते हैं, निचला सदन। ध्यान से सुनिएगा इसको, निचला सदन। इसी को हम कहते हैं लोकप्रिय सदन, इसी को कहते हैं जनता का सदन, इसी को कहते हैं प्रथम सदन, या इसी को कहते हैं लोगों का सदन। राज्यसभा को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दूसरा सदन, इसी को कहते हैं विशेषज्ञों का सदन, इसी को कहते हैं बड़ों का सदन, या इसी को कहते हैं राज्यों का सदन या फिर उच्च सदन। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की बात है, ये नामकरण वास्तव में आपको कब से मिला है, 1954 से 1954 से इसके नाम को परिवर्तित किया गया था, और 1954 से पहले हम इसको जनता का सदन कहते थे या राज्यसभा को राज्य परिषद कहते थे। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो लोकसभा है इसका नाम 1954 में, 1954 से पहले जनता का सदन था, और उसके बाद उसी तरह से राज्यसभा का नाम राज्य परिषद 1954 से पहले होता था। 1954 के बाद इसका नाम बदलकर क्या हो गया, राज्यसभा। अब संसद के प्रथम और द्वितीय सदन की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति तीसरा सदन होता है या नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति किसी सदन का निर्माण नहीं करता है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। राष्ट्रपति किसी भी सदन का निर्माण नहीं करता है, लेकिन सदन का निर्माण न करने के बावजूद भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सदन का निर्माण नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी संसद का अभिन्न अंग, संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है, मतलब कोई मजाक बात थोड़ी है, कैसे मान लिया जाता है। इसलिए माना जाता है कि विधायिका का प्रमुख काम क्या है, विधि का निर्माण करना, और विधि का निर्माण, कोई भी विधेयक, अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति का उस पर क्या हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक, अधिनियम नहीं बन सकता। तो जैसे ही कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा या लोकसभा में जाता है। कहने का मतलब कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग अपनी जरूरत के हिसाब से पारित हो जाए, तब कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, तब वो विधेयक क्या बनेगा, अधिनियम। इसके पहले वो विधेयक अधिनियम नहीं कहलाता। और क्यों होता है अभिन्न अंग राष्ट्रपति, क्योंकि ये सदन को आहूत करता है, विघटन करता है। इसके साथ साथ में अगर सदन की कार्यवाही न चल रही हो
तो ये क्या करता है, अध्यादेश भी लाकर कानून का निर्माण करता है। आर्टिकल की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अध्यादेश जारी करने का काम भी किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। जरूरत पड़ने पर ये लोकसभा को भंग भी कर सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ये कौन करता है, इतने काम राष्ट्रपति के होते हैं। माने कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसके पीछे आप कुल 5 तर्क दे सकते हैं। पहला तर्क, इसके हस्ताक्षर से विधि का निर्माण होता है। दूसरा तर्क आप देंगे, लोकसभा को भंग कर सकता है, सदन को आहूत करता है, इसका विघटन करता है, इसके बाद सदन की कार्रवाई न चल रही हो तो अध्यादेश जारी करके ये अधिनियम को भी बना सकता है, जो कि सामान्य कानून की तरह ही काम करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जो हमारे देश में ये संसद है, ये संसदीय व्यवस्था आखिर आपको कहां से देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज आपको यहां से ये भी समझ में आया होगा कि जो विधायिका है विधि का निर्माण कर रही है, कार्यपालिका उसको लागू कर रही है, न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर रही है। तो कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि ये बना रहा है, ये लागू कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका के समन्वय पर ज्यादा जोर देते हैं। और ये विशेषता किस प्रणाली की है, ये विशेषता है संसदीय प्रणाली की, जहां पर विधायिका और कार्यपालिका को एक साथ रखने जाने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई वो कहाँ से प्रभावित है, तो हमारे देश की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया कहाँ से, ब्रिटेन से अपनाया गया। तो अब एक बात ये कंफर्म हो जाती है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ व्यवस्था है, सेम उसी प्रकार की व्यवस्था कहाँ पर होगी, आपको ब्रिटेन में भी देखने को मिल जाएगी। और जैसे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कुल 3 अंग होते हैं संसद के, उसी तरह से ब्रिटेन में भी आपको कुल 3 प्रकार के सदन की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर ब्रिटेन के संविधान पर हम लोग चलें, उससे पहले आप एक पॉइंट जरूर ध्यान रखें कि हमारे देश के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 to 122 यहाँ पर संसद की बात की गई है। संसद में कौन कौन से लोग रहेंगे, उनकी क्या नियुक्ति या इलेक्शन रहेगा, सारी बातें कहां पर हैं, भाग 5 में आर्टिकल 79 to 122 तक आपको संसद के बारे में हर जानकारी दी गई। अब एक सवाल आपको खास करके जब एम लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक दिया है कि हमारे देश की संसदीय व्यवस्था को विंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। तो ये विंस्टर प्रणाली क्या होती है कि जहां पर ब्रिटेन की संसद स्थित है, वहां पर स्थित एक जगह है और उसी के आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। तो हम लोग अब जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या देखेंगे कि हमारे देश की जो संसद है इसकी तुलना हम करेंगे ब्रिटेन के संविधान से। अभी इन लोगों के इलेक्शन की बात अगर थोड़ी सी कर लें, क्योंकि आगे हम लोगों को इनकी बात करनी है, लेकिन कंफ्यूज आप ना हो तो इनका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। और इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका इलेक्शन, तो ये राज्यों के विधान मंडल द्वारा होता है। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लें जहां पर आपको जरूरत है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन की संसद की तुलना करके। चलिए अब बात करते हैं ब्रिटेन की विधायिका के बारे में। तो ब्रिटेन की जो विधायिका है, आप जान गए हैं कि हमारे देश की जो संसदीय व्यवस्था है वो कहां से प्रभावित है, तो वो ब्रिटेन से प्रभावित है। तो इसका मतलब क्या ये साबित नहीं हो रहा है कि यहाँ पर भी कुल 3 अंग देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले
मैं यहाँ पर आपको देश की लिखूंगा, अपने यहाँ की लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। अपने देश की बात है, ये ब्लैक कलर से जो लिखा है वो भारत की बात है। अब इसकी जगह पर ब्रिटेन में कौन कौन होते हैं, तो ब्रिटेन में जहां पर हमारे यहाँ लोकसभा है वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा है उस तरह से वहां पर क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। जिस प्रकार से अपने यहाँ राज्यसभा होती है वहां पर क्या होता है, लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ये दूसरा सदन हो गया। जिस तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है वैसे ही उनके यहाँ ताज होता है, और इस ताज में चाहे वो राजा हो सकते हैं और चाहे यहाँ पर वो रानी हो सकते हैं। अब आपको अपने देश की तुलना करके देखेंगे तो सेम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा है उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा है उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह से वहाँ पर ताज या राजा या रानी होते हैं। अब इसमें जैसे लोकसभा को हम क्या कहते थे, प्रथम सदन, तो सारा का सारा आप जितना नाम है वो सारा नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम चीजें वहां पर हैं। इसको हम क्या कह देंगे, दूसरा सदन है। इसी को ही हम कह देंगे विशेषज्ञों का सदन है। इसी को ही कह देंगे बड़ों का सदन है। तो ये बातें अब आपको क्लियर हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कैसे होता है। ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। लेकिन अब आपको ये वाला मैटर ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा में होता है उसी प्रकार से ब्रिटेन की विधायिका अर्थात उच्च सदन यानी कि लॉर्ड सभा में बिल्कुल नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या है कि राज्य विधान मंडलों से राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है, लेकिन ब्रिटेन में ये वाला चीज जो है वंशानुगत है, यानी कि वंश परंपरा के आधार पर चलता है। यानी कि बाप अगर यहाँ का सांसद हो गया तो बेटा को भी वहाँ का सांसद होना ही होना है। तो ये थोड़ा सा जो अलग है ब्रिटेन के संविधान में और हमारे संविधान में, वो इस बात का अंतर है कि ब्रिटेन के उच्च सदन अर्थात लॉर्ड सभा का चुनाव वंशानुगत होता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। यानी कि उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, वंशानुगत होता है। तो ब्रिटेन और भारत के संविधान की तुलना हम करेंगे तो सिर्फ इसी बात का अंतर है। और एक बात और है कि जैसे ब्रिटेन की विधायिका को हम संसद कहते हैं वैसे ही हमारे देश की जो केंद्रीय विधायिका है उसको भी हम संसद ही कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम लोग बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। चलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान में विधायिका का कैसे प्रावधान है। तो जो अमेरिका की विधायिका है, सबसे पहली चीज आप जानें कि अमेरिका की विधायिका को हम क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। जो अमेरिका की विधायिका है उसको हम क्या कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे। और अमेरिकी संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा गया है कि विधि बनाने का संपूर्ण अधिकार किसके पास होगा, कांग्रेस के पास होगा, जिसमें कुल 2 सदन होंगे। एक को हम कहेंगे प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरे को हम कहेंगे दूसरा सदन या सीनेट। तो अमेरिकी संविधान का पहला आर्टिकल ये कहता है। अब आपको ये पता हो गया कि अमेरिका के संविधान में भी कुल 2 सदन होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रतिनिधि सभा और दूसरे को हम कहते हैं सीनेट। जैसे कि हमारे यहाँ जो लोकसभा है
उसी तरह से वहां पर क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जिस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा है उसी प्रकार से हमारे यहाँ क्या है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा है उस प्रकार से अमेरिका में सीनेट, और अगर यहीं पर आप देख लें तो ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और यहाँ पर क्या है, लोकसभा या प्रतिनिधि सभा के बराबर, तो यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो ये बातें अब आपको कंफर्म हो गई कि दो सदन तो नॉर्मली हर जगह हैं, और उनमें से अमेरिका में प्रतिनिधि सभा सीनेट है, भारत में लोकसभा राज्यसभा है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तीसरी बात जो है वो बात आती है राष्ट्रपति की। तो क्या अमेरिका में राष्ट्रपति संसद का या कांग्रेस का अभिन्न अंग होता है या नहीं? तो वहां पर राष्ट्रपति संसद या कांग्रेस का अभिन्न अंग नहीं होता है, राष्ट्रपति अभिन्न अंग नहीं होता। इसीलिए यहां पर संसदीय व्यवस्था न अपना करके बल्कि क्या अपनाया गया, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसकी बात हम लोग फिर कभी करेंगे शासन प्रणाली की। फिलहाल आज के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे प्रथम सदन इसको कहते हैं, प्रतिनिधि सभा कहते हैं, या इसी को हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, ज्यादा ये प्रचलित शब्द यही है, लोकप्रिय सदन। और जो जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा भी इनका चुनाव होता है, और वहां पर भी वोट करने की जो उम्र है वो 18 वर्ष ही है। और आपको ये पता होगा कि भारत में वोट करने की उम्र कितनी है, यहाँ पर भी 18 वर्ष है, लेकिन इसके पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब की गई, ये आप हमको बताइएगा। तो अमेरिका में भी वर्तमान में वोट करने की उम्र 18 वर्ष है। इसका परिवर्तन कब किया गया, 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में इसका प्रावधान किया गया। अब लोकसभा की कार्यकाल या प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर जो कार्यकाल है वो होता है 2 वर्ष के लिए यहाँ की प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल। बढ़ते हैं दूसरे सदन की तरफ। तो दूसरे सदन या सीनेट को हम क्या कहते हैं, बड़ों का सदन कह सकते हैं। तो सभी राज्यों को यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी कि जनसंख्या उनकी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, जितने राज्य हैं हर एक राज्य में 2 प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। अब नॉर्मली क्या है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो यहाँ पर जो सीनेट के सदस्यों की संख्या होगी वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 100 हो जाएगी। और राज्यों की सहमति से ही इस व्यवस्था को हम खत्म कर सकते हैं, यानी कि जो दूसरे सदन की बात अमेरिका में की गई है इसको संविधान में बाकायदा लिखा गया। और लिखा क्या गया कि जब तक संविधान के संशोधन द्वारा भी यह व्यवस्था खत्म नहीं की जा सकती, जब तक वहां का राज्य सहमत न हो। और इसमें सदस्यों की संख्या की अगर हम लोग प्रारंभ में बात करें तो ये कितना थी, प्रारंभ में 26 थी। 17वां संविधान संशोधन 1913 से पूर्व इसमें वोट कौन करता था, सीनेटरों का अगर यहाँ पर चयन करना है तो वोट कौन करता था, विधानमंडल के द्वारा होता था। लेकिन 17वें संविधान संशोधन 1913 के बाद से यहाँ का जो उच्च सदन है उसका चुनाव भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा है। तो अब ये बात आपको यहाँ दोनों में इलेक्शन कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसके हम कार्यकाल की बात करें तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल है सेम वही प्रोसेस वहां पर भी है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष में इसके भी कुल 1/3 सदस्य क्या होते हैं, ये रिटायर्ड हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। और
इस प्रकार से सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है और सदन जो है वो अस्थायी हो जाती है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की विधायिका का एक सामान्य परिचय आपको समझ में आ गया होगा, एक आउटलाइन आपके माइंड में बन गई होगी और आपको ये चीज़ों को आसानी तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से सदन हैं, राष्ट्रपति का काम क्या है, कैसे है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट बताएं, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा के स्पेशल, यानी कि लोकसभा की कक्षा होगी और उसमें हम लोकसभा से संबंधित हर बातों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे लोकसभा की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।